Okay, students. In previous class, what we discussed is what we discussed is about Z, A, and how we represent a element with the symbol and its mass number and its atomic number, and what are isotopes, what are isobars. ठीक है ना, we all discuss about it. This now we are going to do a question जो मैंने कल बात करी थी आपसे. एक क्वेश्चन करेंगे और कैसे क्या निकालेंगे कैसे निकालेंगे देखेंगे उसमें कैसा क्वेश्चन आएगा. फॉर एग्जांपल आपको एक क्वेश्चन दिया गया है ऐसे, ब्रोमीन दिया गया है और उसमें लिखा हुआ है 80 and 35. दैट मीन्स Br इज बेरिलियम. ठीक है ना, तो दिया हुआ है इसमें कि Br के पास कितना है बेटा 80. इसका क्या है 80 इज द मास नंबर एंड 35 इज द एटॉमिक नंबर. पता है ना आपको, A बाई ए जेड लिखते हैं. ठीक है ना, एक्स ए जेड लिखते हैं. इसको इससे कंपेयर करना है एक्स ए जेड. तो आप बता सकते हो z इज इक्वल टू 35 इस क्वेश्चन में. ठीक है ना, ये बता सकते हो. तो मैंने अगर ये पूछ दिया व्हाट आर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, तीनों बताने. तो मैंने आपको बताया था कि z किससे डिफाइन होते हैं. z इज इक्वल टू क्या होता है, z इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ न्यूट्रल एलिमेंट. ठीक है ना, ये मैंने बोला. अगर ये दोनों सेम होंगे तभी न्यूट्रल होगा. तो यानी कि ये दोनों इक्वल होंगे. ठीक है ना. अब न्यूट्रल एटम है, यस न्यूट्रल एटम है, इसमें कोई चार्ज नहीं है तो न्यूट्रल एटम है. यानी कि इसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यानी कि इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स कितने होंगे बेटा, इक्वल टू z, दैट इज 35. नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ए क्या होता है बेटा आपका, ए होता है p प्लस n. ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. ठीक है ना, इक्वल टू p प्लस n, कल बताया था. ठीक है ना, तो देखेंगे ए की वैल्यू पता है बेटा मेरे को, ए की वैल्यू पता है, ए की वैल्यू कितनी 80, पी की वैल्यू कितनी है बेटा 35. तो एन की वैल्यू निकालेंगे. तो एन की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, 80 में से 35 को माइनस करेंगे, आंसर निकाल देंगे कितना 45. कितना निकालेंगे बेटा 45. तो ये दो लिखोगे यहाँ पर. तो एन इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा आपका 45 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की वैल्यू कितनी होगी बेटा 45. तो अगर आपके पास ए और जेड की वैल्यू है तो आप ये बता सकते हो कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कितने होंगे. ठीक है ना, चलो एक क्वेश्चन और करके देखते हैं. ये पार्ट मैं अपने तरफ से करा रहा हूँ. फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूँ Na पॉजिटिव 11 23. ठीक है ना, आपको मुझे बताना है न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स, इन तीनों के बारे में. ठीक है ना, कैलकुलेट करने हैं आपको ये तीनों. ठीक है ना, ये आपको दिया हुआ है, मैंने बहुत आसानी से बता सकते हो. z इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. ठीक है ना, और इस इक्वल टू किसके होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फॉर न्यूट्रल एटम. ठीक है, न्यूट्रल एटम. ठीक है ना. अब यहाँ पर देखेंगे क्या एटम न्यूट्रल है बेटा, क्या एटम यहाँ पे न्यूट्रल है. नो, एटम यहाँ पे न्यूट्रल नहीं है बेटा, बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर एक चार्ज है इसके पास. और ये चार्ज क्यों आया होगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया होगा. तो z यहाँ पर इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ही होगा, इलेक्ट्रॉन्स के बराबर नहीं होगा. ठीक है ना, तो z की वैल्यू क्या होगी, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बारे में. प्रोटॉन्स कितने हो जाएंगे बेटा, प्रोटॉन्स होंगे 11. ठीक है ना, तो अगर मुझे +1 चार्ज चाहिए तो इलेक्ट्रॉन्स कितने होने चाहिए. तो इलेक्ट्रॉन्स देखेंगे, इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू
प्रोटॉन्स माइनस चार्ज, प्रोटॉन्स माइनस चार्ज ऑन एटम। दिस इज हाउ यू कैन कैलकुलेट इलेक्ट्रॉन। इसको ऐसे भी सोच सकते हैं कि जितना चार्ज होगा वो इतना ही चार्ज होगा जितने इलेक्ट्रॉन्स कम हो जाएंगे, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन्स कितने कम हो जाएंगे, एक इलेक्ट्रॉन कम होगा तो एक चार्ज है, तो एक इलेक्ट्रॉन कम होगा तो इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे बेटा, इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे आपके बेटा 10, ठीक है ना। 11 माइनस 1, चार्ज इसके पास +1 है, इज इक्वल टू 0। अगर -1 होता तो माइनस ऑफ -1 यानी कि प्लस कर देता। फॉर एग्जांपल मैं भी आपको दूसरा एग्जांपल कराता हूँ, इसमें Cl नेगेटिव का, Cl नेगेटिव का एग्जांपल कराता हूँ। Cl नेगेटिव कितना होता है 1735, ठीक है ना। इसके इस वाले आइसोटोप की वैल्यू निकालेंगे हम। तो हमने देखा Cl नेगेटिव में Z कितना है बेटा, Z कितना है 17, तो प्रोटॉन्स कितने हो जाएंगे 17, प्रोटॉन्स तो होते ही रहेंगे। इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे 17 माइनस ऑफ चार्ज कितना है बेटा -1, कितना हो जाएगा बेटा 18। इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे यहाँ पर 18। सीधी सीधी बात है, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे प्रोटॉन कम होंगे तभी नेगेटिव चार्ज होगा, ठीक है ना। ये भी ऐसे भी सोच सकते हैं, ठीक है, ठीक है। चार्ज ऑन एटम, ठीक है ना, चार्ज ऑन एटम माइनस करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर न्यूट्रॉन कितने होंगे और यहाँ पर न्यूट्रॉन कितने होंगे, दो तो हमने निकाल लिए, प्रोटॉन 11, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन 10, और न्यूट्रॉन्स कितने होंगे, न्यूट्रॉन्स होंगे 23 माइनस 11, ठीक है ना। 23 माइनस 11 कितना आ गया 12, ठीक है ना। और यहाँ कितना आ गया 35 माइनस 17, एन भी कितना हो गया बेटा 18, ठीक है ना। न्यूट्रॉन्स 18, इलेक्ट्रॉन्स 18, प्रोटॉन इसमें 17, यहाँ पर न्यूट्रॉन्स 12, इलेक्ट्रॉन्स 10 और प्रोटॉन्स 11, ठीक है ना बेटा। तो आपको ये आना चाहिए, ठीक है ना। इसी तरह से अगर आपको जस्ट अपोजिट दे दिया है, फॉर एग्जांपल आपको इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की वैल्यू बता दी जाए, तो आपको ये बताना आना चाहिए, बहुत आसानी से बता लोगे। प्रोटॉन्स पहले चेक करोगे, इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स बराबर है, जैसे ही देखोगे बराबर है तो कोई चार्ज नहीं है, सीधे सीधे वैल्यू लिख दी, नाम लिख दिया उसका, ठीक है ना। जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स थे उतना क्या लिख दिया यहाँ पर नीचे नंबर लिखा, और जितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स थे उसको क्या किया, उसमें और प्रोटॉन्स को ऐड करा, n+p निकाला और आंसर लिख दिया यहाँ पर 1। ईजी है एकदम। तो ऐसे ही करेंगे। अगला जो आपका सेकंड वाला जो क्वेश्चन है, इसमें आपकी बुक में प्रॉब्लम नंबर नेक्स्ट जो दे रखी है 2.2 दे रखी है, वो यही दी है कि द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर ऑन ए स्पीशीज 18, 16 एंड 16, ठीक है ना। तो बहुत ईजी सा क्वेश्चन है, यहाँ साइड में ही देख लेंगे, छोटा सा क्वेश्चन है, यहाँ साइड में देख लेंगे, ठीक है ना। यहीं कर देते हैं, देखो 2.2 देखेंगे क्या है इसमें। क्वेश्चन में दिया है एन का दिया है, न्यूट्रॉन्स कितने दिए बेटा, न्यूट्रॉन्स दिए 16, प्रोटॉन्स दिए 16 और इलेक्ट्रॉन्स दिए 18, ठीक है ना। सबसे पहले लिखा हुआ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन स्पीशीज आर 18, 16 एंड 16 रेस्पेक्टिवली। मतलब एक एक करके सबका दे रखा है, न्यूट्रॉन 16 है, प्रोटॉन 16 है और इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 18 है, ठीक है ना। जब ये केस है और आपको ये बताना हो, सबसे पहले आप चार्ज बताओगे। चार्ज कैसे बताओगे, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन, दोनों को ऐड कर देते हैं विद चार्जेस, ठीक है ना। अगर चार्जेस के साथ लिखेंगे तो प्रोटॉन माइनस इलेक्ट्रॉन लिख देंगे बस, ठीक है ना। तो ये चार्ज होगा, तो प्रोटॉन पॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होते हैं, ठीक है ना। पी प्लाइन माइनस ई लिख लेंगे, ये चार्ज होता है। तो प्रोटॉन कितने बेटा 16, इलेक्ट्रॉन कितने -18, तो कितना होगा चार्ज -2। चार्ज पता चल गया पहले तो, ठीक है ना। उसके बाद जेड की वैल्यू कितनी जाएगी, प्रोटॉन के बराबर होगी, क्यों, क्योंकि ये न्यूट्रल एटम होता तो हम लोग इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन हमारे बराबर होता है, लेकिन प्रोटॉन के बराबर होगी जेड। और ए क्या होता है, n+p होता है, यानी कि ए की वैल्यू कितनी होगी 32। तो जेड से मैं ये बता सकता हूँ कि ये एलिमेंट कौन सा है, जेड से मैं ये बता सकता हूँ कि ये एलिमेंट कौन सा है बेटा। ये एलिमेंट, इस एलिमेंट का नाम है एस। इस पर चार्ज कितना है 2 नेगेटिव 2 माइनस, ठीक है ना। और इसका z कितना है बेटा 16 और इसका a कितना है बेटा 32। तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है।
ठीक है ना, ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया, ठीक है ना। दिस इज हाउ यू कैन कैलकुलेट, ठीक है ना। समझ में आया बेटा? तो इस ये नोटेशंस हम लोग थोड़ा याद रखेंगे, ठीक है ना। तो जब भी हमें कभी करना होगा तो हम हमेशा चार्ज के बारे में देखेंगे, ये बात याद रखेंगे कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन न्यूट्रल एलिमेंट, ठीक है ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ न्यूट्रल एलिमेंट जरूर देखेंगे हम, इन अ न्यूट्रल एलिमेंट जरूर देखेंगे, ठीक है ना। ठीक है, चलो ये तो हो गया लास्ट क्लास का। अभी तक हमने क्या पढ़ा था बेटा? रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम के बारे में पढ़ा, ठीक है ना। रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम के बारे में पढ़ा था, रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम के बारे में पढ़ा था। अब ये पढ़ेंगे कि उसके ड्रॉबैक्स क्या क्या थे। रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम क्या हमने पढ़ा था, क्या था मॉडल? एक आपके पास क्या है, न्यूक्लियस है, ठीक है ना, जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स पड़े हुए हैं, ठीक है ना, और चारों ओर क्या घूम रहे हैं बेटा? चारों ओर क्या घूम रहे हैं बेटा? इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं, ठीक है ना। चारों ओर क्या घूम रहे हैं बेटा? इसमें इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं ऐसे ऑर्बिट में, और इसको उसने किससे कंपेयर किया? सोलर सिस्टम में प्लैनेटरी मूवमेंट से कंसिडर किया, ठीक है ना। तो जब प्लैनेट्स मूव कर रहे होते हैं तो उन पे एक ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा होता है। जब प्लैनेट्स मूव कर रहे होते हैं तो उन पे क्या लगता है बेटा? एक ग्रेविटेशन फोर्स लगता है। पढ़ा होगा आपने क्लास क्लास नाइन्थ में पढ़ा था ना, एक ग्रेविटेशन फोर्स मूव करता है, ग्रेविटेशन फोर्स लगता है जी इज इक्वल टू m1 m2 सॉरी F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है ना, आर स्क्वायर, जो कि आपको पता है यहाँ पर जी क्या होता है? जी ग्रेविटेशन कांस्टेंट होता है, m1 इज मास ऑफ ऑब्जेक्ट 1, मास m2 इज मास ऑफ ऑब्जेक्ट 2। तो हर एक के बीच में जो फोर्स लगा हुआ है वो इसके बराबर है, ठीक है ना, ठीक है ना। और यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर ये चार्जेस होते हैं, तो पॉजिटिव और नेगेटिव जो चार्ज होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव जो चार्ज होते हैं उनके बीच में भी क्या लगता है? एक फोर्स लगता है। उसको क्या कहते हैं बेटा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है ना, जिस फोर्स की वजह से वो बाइंड रहते हैं। तो उस फोर्स को उन्होंने क्या बोला? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और उसकी वैल्यू निकाली के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, इससे निकाली। यहाँ आर है डिस्टेंस बिटवीन टू ऑफ, यहाँ पर आर थे डिस्टेंस बिटवीन टू मासेस, और यहाँ आर क्या है? डिस्टेंस बिटवीन टू पार्टिकल्स। क्योंकि ये चार्ज पार्टिकल है, क्योंकि ये चार्ज पार्टिकल है, तो इसमें क्या होना चाहिए था? इसमें क्या होना चाहिए था? इसमें ऐसा होना चाहिए था कि जो पार्टिकल है वो अपनी एनर्जी लूज करते हुए बार बार इसमें जाके मिल जाना चाहिए था, ठीक है ना। ऐसा क्यों इसके बारे में भी हम डिस्कस करते हैं। तो अभी तक हमें तो ये समझ में आ गया ना कि इसके बीच में कुछ फोर्स लग रहा होगा, इसके बीच में कोई फोर्स लग रहा होगा, और वो फोर्स क्या है, किसके बराबर है बेटा? वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, ठीक है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ठीक है ना। जैसे सोलर सिस्टम में लगता था फोर्स, वैसे ही यहाँ पर भी फोर्स लग रहा है। उसको के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर बोला गया है, ठीक है ना, ठीक है ना। लेकिन जब भी कोई बॉडी ऐसे ऑर्बिट में मूव करती है उसको क्या मिलता है बेटा? एसेलरेशन मिलता है। एसेलरेशन क्यों मिलता है बेटा? क्योंकि वेलोसिटी जो होती है वो कॉन्स्टेंटली चेंज होती है। हमने पढ़ा था नाइन्थ में स्पीड और वेलोसिटी के बीच में डिफरेंस, ठीक है ना। एक सर्कुलर पाथ में अगर स्पीड सेम है तो भी वेलोसिटी पर सेकेंड के हिसाब से चेंज होती है, हर सेकेंड में, एट एवरी सेकेंड इट चेंजेस। क्यों बेटा? क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रही होती है, क्योंकि इसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रही है इसलिए एसेलरेशन भी क्योंकि डायरेक्शन पे डिपेंड करता है, इसलिए एसेलरेशन भी हर सेकेंड चेंज हो रहा होता है, ठीक है ना। तो एसेलरेशन भी हर सेकेंड चेंज हो रहा होता है, ठीक है ना। तो जब भी एक बॉडी एसेलरेट करती है, ठीक है ना, तो मैक्सवेल ने एक EMR थ्योरी दी थी। मैक्सवेल ने एक EMR थ्योरी दी थी, ठीक है ना। उसने ये प्रूफ किया था, ठीक है ना,
उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक EMT कह लो तुम, ठीक है ना, EMT थ्योरी बोलो, EMR थ्योरी बोलो। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी जो उसने दी थी मैक्सवेल ने, उसने ये कहा था कि जब भी आप चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करोगे तो ये पक्का क्या करेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को रेडिएट करेगा। उसने ऐसा करके दिखाया था कि अगर आप इलेक्ट्रॉन को क्या करोगे, एक्सेलरेट कराओगे, मतलब उसको क्या करोगे, मूव कराओगे इलेक्ट्रॉन को कोई एनर्जी देके, तो या तो वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है ना, या फिर वो एनर्जी रेडिएट करेगा। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जनरेशन या फिर एब्जॉर्प्शन जरूर होता है अगर हमारा इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्सेलरेट करता है, ठीक है ना, मैक्सवेल ने ये बताया। तो इसका मतलब अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड मॉडल, जब भी ये ऐसे घूम रहा है ये हर समय एनर्जी को रेडिएट करेगा, और किसी की अगर एनर्जी जाती जाएगी तो वो क्या करेगा, जब इसमें से एनर्जी खर्च होगी तो इसका जो रेडियस है ये कम होता जाना चाहिए। क्यों, ऐसे स्पायरल में चलना चाहिए, स्पायरल में जाने के बाद ये ऐसे इसमें जाके मिल जाना चाहिए। अब ऐसा क्यों, अब ये बात कर लेते हैं बेटा। जैसे जैसे इसकी एनर्जी कम होती जाएगी, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो इसको आराम से अंदर की तरफ खींचना शुरू कर देगा, ठीक है ना। ये एक सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल दोनों फोर्स लग रहे होंगे, तो जो भी जैसे एनर्जी लूज होगी तो इसका क्या, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कम होता जाएगा और इसको अंदर की तरफ खींचना शुरू कर देगा, ठीक है ना। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या करता है, बाहर की तरफ फेंकता है, और सेंट्रीपिटल फोर्स क्या करता है, अंदर की तरफ जोड़े रखता है। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जब कम होता जाएगा तो सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से अंदर की तरफ आना शुरू करेगा। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है वो सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करता है, तो उसकी वजह से क्या होगा, ये अंदर आके आएगा और श्रिंक हो जाएगा। इसका मतलब ये काम सारे इलेक्ट्रॉन्स के साथ होगा। अगर ऐसा होगा तो कोई भी एटम जो है वो थोड़ी देर बाद क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। दैट मीन्स ये पेन मेरे सामने है, ये गायब हो जाना चाहिए, ये पेन मेरे सामने है, ये थोड़ी देर में गायब हो जाना चाहिए। क्यों, क्योंकि इसके पार्टिकल्स होंगे वो घूम के इतने छोटे हो जाएंगे और उसमें मिल जाएंगे, गायब हो जाएगा। हम भी गायब हो जाते हैं क्योंकि हम भी एटम से मिलकर बने हुए हैं, तो कोई भी चीज़ गायब हो जाती है। लेकिन ऐसा कभी भी नहीं होता, एटम कभी भी श्रिंक नहीं होता, छोटा नहीं होता, उसके साइज, इसके पार्टिकल्स की स्पेसिस कम, बीच की स्पेस कम नहीं होती। क्योंकि ये चीज़ कम नहीं होती है, ये सब ऐसा नहीं होता है, इसलिए रदरफोर्ड का ये मॉडल जो है, रदरफोर्ड का ये जो मॉडल है ये गलत है। रदरफोर्ड का मॉडल जो है क्या है, ये बेटा गलत है। ये मॉडल कैसा है बेटा, गलत है, ठीक है ना। तो इस वजह से रदरफोर्ड का मॉडल को हम लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाए, क्योंकि इट कैन नॉट justify the stability of atom। कल एंटमैन आ रही थी बेटा, टीवी पे देख रहा था मैं। तो एंटमैन में क्या करते हैं वो लोग, वो एंटमैन जो होता है उसका साइज़ छोटा हो जाता है। देखी होगी आप लोगों ने, कई लोगों ने एंटमैन देखी होगी। उसमें क्या करते हैं, वो साइज़ छोटा कर लेते हैं। वो क्या कर रहे होते हैं बेटा, वो क्या कर रहे होते हैं, ये जो एटम्स दिख रहे हैं आपको, ये जो एटम्स दिख रहे हैं, इनके बीच में जो स्पेस दिख रही है ना, ये जो 10 टू पावर 15 फर्मी से लेकर 10 टू पावर -10 फर्मी, इतनी ज़्यादा जो डिस्टेंस है, ये बीच की जो डिस्टेंस है, ठीक है ना, कितनी डिस्टेंस है ये, कम से कम 1 लाख। अगर आप इसको मीटर में देखो तो एक मीटर और 1 मीटर और 1 लाख किलोमीटर, ठीक है ना। 1 मीटर की बॉल ले लो, 1 मीटर की बॉल थोड़ी सी बड़ी होगी, आप क्या करो, कितना 100 सेंटीमीटर की बॉल ले लो, ठीक है ना। 100 सेंटीमीटर की बॉल और कितना, और 10 किलोमीटर का रेडियस, ठीक है ना। 100 सेंटीमीटर की बॉल ले लो और 10 किलोमीटर का रेडियस ले लो, इतना फ़र्क है दोनों के बीच में। हाँ? तो उतनी स्पेस अगर आप कम कर दो, ठीक है ना, उस अमाउंट पर जाओ, मतलब इतने एटम्स हो जाएं कि 10 किलोमीटर का रेडियस कवर कर रहे हो, तो उसको आप छोटा करके कितना बना सकते हो, कितना छोटा कर सकते हो, उसको सिर्फ आप 1 किलोमीटर का छोटा कर सकते हो। इसलिए वो एटम छोटा हो जाएगा, क्योंकि उसके बॉडी के पार्टिकल्स क्या किया गया, उसकी ये स्पेस जो है वो ख़त्म कर दी गई, एकदम पास लेके आगे चले गए, ठीक है ना। लेकिन ऐसा करना खतरे से खाली नहीं होगा। क्यों, वैसे तो फिजिबल ही नहीं है ये, ठीक है ना, इसको कर पाए फिजिबल नहीं है हमारे लिए। लेकिन अगर ऐसा कर दिया तो बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी रिलीज़ होगी हर बारी में, और वो एनर्जी जो होगी वो इतनी ज़्यादा होगी कि जब आप छोटा बड़ा कर रहे हो इस चीज़ को, उस समय ऑब्जेक्ट जो है वो फट जाएगा, ठीक है ना,
ऑब्जेक्ट जो फट जाएगा। इसके ऊपर और बहुत थ्योरीज हैं इसके पीछे, ठीक है ना। अभी तक बस इतना समझेंगे कि हमारा जो ये मॉडल था, मैंने आपको एंड का इसलिए दिया कि आपको ये बात याद रहे कि ये ऐसे छोटा हो जाएगा, ऐसे छोटा होकर श्रिंक होकर अंदर घुस जाएगा, पूरा ख़त्म हो जाएगा ये, ठीक है ना, जो कि नहीं होता है, ठीक है ना। ये बात समझ में आ गई बेटा, ये बात समझ में आई ना बेटा। तो इट कैन नॉट जस्टिफाई द स्टेबिलिटी ऑफ एटम, ठीक है ना। ये हमेशा ये बताना पड़ेगा कि रदरफोर्ड क्या है, अपने मॉडल की स्टेबिलिटी को बिल्कुल बता ही नहीं पाया। उसको नहीं आता था, उसको नहीं पता कि स्टेबिलिटी कैसे मैं डिफाइन करूँ अब इसकी, क्योंकि उसने जो भी इसके पीछे तर्क दिए, मैक्सवेल ने उसे फेल कर दिया। मैक्सवेल ने कहा कि यार नहीं, क्योंकि ये यार ऑब्जेक्ट जो है, इलेक्ट्रॉन्स जो है, वो एसलेट करने में ये हम वेव शो करेंगे, तो आपका ये मॉडल में कुछ तो गड़बड़ी है, आप इस मॉडल की गड़बड़ी को ठीक करिए। उन्होंने कहा कि इस मॉडल की गड़बड़ी को ठीक करिए, कुछ तो गड़बड़ी है आपके इस मॉडल में, ठीक है ना। तो देखते हैं तो कैसे सही करी गई, ठीक है ना। तो कंसिडर, उन्होंने क्या किया, उसने ऐसा कहा कि हम लोग ऐसा कंसिडर करना पड़ेगा कि इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं बेटा, स्टेशनरी है न्यूक्लियस के अराउंड, ठीक है ना। तो उसने कहा कि चलो इलेक्ट्रॉन को स्टेशनरी मान लेते हैं, मूव ही नहीं कर रहे हो। तो उसने बोला, तो अगर इलेक्ट्रॉन को अगर स्टेशनरी मानेंगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन जो होगा वो इसमें इतना डेंस हो जाएगा, ठीक है ना, कि इलेक्ट्रॉन सीधे ही अंदर आ जाएंगे, ठीक है ना, घूम घूम के नहीं आएंगे, सीधे ही अंदर आ जाएंगे, ठीक है ना। और फिर से क्या करेंगे, ऐसे करके आ जाएंगे, और फिर से क्या करेंगे, कौन सा मॉडल बना देंगे, थॉमसन मॉडल का मिनिएचर मॉडल बन जाएगा। थॉमसन ने क्या कहा था, पूरा एटम ऐसा है, ठीक है ना, उसमें बीच बीच में ऐसा है, और अगर इसको स्टेशनरी मान लेंगे तो ऐसा हो जाएगा कि जो पूरा एटम ऐसा था पहले, उसमें सिर्फ न्यूक्लियस के अंदर ही सब कुछ है, ठीक है ना, सारे न्यूट्रॉन्स भरे हुए हैं, प्रोटॉन्स भरे हुए हैं, और ऊपर से इलेक्ट्रॉन आके चिपक गए हैं ऐसे ऐसे, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, इतने बड़े एटम में सब कुछ खाली है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स भी नहीं है, और ये ऐसे छुप गया, ठीक है ना, ये ऐसे छुप गया, ठीक है ना, ये ऐसे छुप गया। तो ये क्या बन जाएगा बेटा, इसको क्या कहोगे आप, मिनिएचर मिनिएचर मॉडल ऑफ थॉमसन, ठीक है ना। थॉमसन ने तो पूरे के पूरे एटम में बताया था, ठीक है ना, कि बीच बीच में इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है ना, और यहाँ पर क्या होगा, सिर्फ न्यूक्लियस में सारे प्रोटॉन्स भरे हुए हैं, और ऊपर से क्या बना हुआ है, पूरे इलेक्ट्रॉन्स लगे हुए हैं, ऐसा आ जाएगा। तो ये भी उनका मॉडल जो है ये भी वो बात वो नहीं कर पाए, ठीक है ना। एक और रीज़न था ड्रॉबैक का, कि उन्होंने कभी कहा ही नहीं कि इलेक्ट्रॉन्स का न्यूक्लियस के अराउंड कोई, ये जैसे उन्होंने ये नहीं बताया था कि पहले शेल में 2 होंगे या ये अगले शेल में कितने होंगे। उन्होंने मतलब ये नहीं बताया था कि इलेक्ट्रॉन्स कितने कितने होंगे। उन्होंने कहा बस चारों ओर घूम रहे होंगे, कितनी दूरी पे घूम रहे होंगे ये भी डिस्कस नहीं किया, कितने दूर घूम रहे होंगे, कितनी दूरी पे, कुछ भी डिस्कस नहीं किया, बस इतना बता दिया कि हाँ इसके चारों ओर घूम रहे हैं। अब कैसे घूम रहे हैं ये भी नहीं पता, क्या पता सब सिंगल अलग अलग ऑर्बिट में घूम रहे हो, ठीक है ना, ऐसा भी हो सकता था। तो उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं बोला, ठीक है ना। उन्होंने तो सोलर सिस्टम से कंपेयर किया था, इसका मतलब उन्होंने क्या कहा, एक न्यूक्लियस है, और अगर मान लो मैंने किस एटम की बात करी, मैंने की लिथियम एटम की बात, तो इसमें 3 इलेक्ट्रॉन्स बीच में है, 3 प्रोटॉन्स बीच में है, तो 3 इलेक्ट्रॉन्स हो सकता है ऐसे ऐसे भी घूम रहे होते हैं, तीनों अलग अलग ऑर्बिट्स में, ठीक है ना, सोलर सिस्टम की तरह, ठीक है ना। तो जो भी है, रदरफोर्ड का मॉडल बुरी तरह फेल हुआ हर बात, किसी भी चीज़ को जस्टिफाई करने में, ठीक है ना। तो उसके 2 ड्रॉबैक लिख सकते हो कि इट कैन नॉट जस्टिफाई द स्टेबिलिटी ऑफ एटम, पहली चीज़। और दूसरा पॉइंट आप लिख सकते हो, ठीक है ना, कि इट सेज नथिंग अबाउट distribution of electrons around द न्यूक्लियस, ठीक है ना। उन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन दिया नहीं इलेक्ट्रॉन्स का अराउंड द न्यूक्लियस की, कैसा होगा, कितने होंगे, कैसे होंगे, कुछ नहीं बताया, और ना ही न्यूक्लियस एंड
एनर्जीज एनर्जीज ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। जैसे जैसे एनर्जी बढ़ती जाएगी क्या होगा, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, दूर होता जाएगा, जैसे जैसे एनर्जी घटती जाएगी ये पास आता जाएगा, ठीक है ना। तो दूर दूर वाले इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, सॉरी, जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन दूर जाता जाएगा एनर्जी घटती जाएगी, और जिससे जैसे पास आता जाएगा इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ती जाएगी। कैसे बढ़ती जाएगी बात करेंगे अभी हम बाद में, ठीक है ना। इसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है ना, यही अगला टॉपिक, इसी के बारे में बात करेंगे। तो अब क्या हुआ, बोर ने जब मॉडल बनाया अपना, जो बोर का मॉडल जिसको उन्होंने एक्सेप्ट करा, उसने क्या बताया, ठीक है ना, उसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है ना। तो उसके बाद आए नील बोर, इन्होंने कहा कि तो उन्होंने पहले, जब भी उन्होंने अपनी बात करने से पहले एक अलग थ्योरी बताई और समझाई, ठीक है ना, एक अलग थ्योरी बताई और समझाई। उन्होंने ये कहा कि जो रेडिएशन का इंट्रैक्शन किया गया है हमेशा मैटर्स के साथ, ठीक है ना, जो रेडिएशंस होती है, जैसे जो वेव्स होती हैं, वेव्स क्या होती है बेटा, दो चीज़ें देखेंगे हम पहले, वेव्स और क्या बेटा, रेडिएशन, ठीक है ना, ठीक है ना। वेव्स, रेडिएशन, ठीक है ना, और पार्टिकल, इसके बारे में डिस्कस करते हैं बेटा। वेव जो भी होती है आपकी, वो कैसे कैसे फ्लो करती है, वो ऐसे फ्लो करती है। जैसे कि आप पानी में अगर आप पत्थर डालोगे तो आपको क्या दिखती है, एक वेव दिखती है, ठीक है ना। वेव का जो नेचर होता है वो कैसा होता है, वो किसी ट्रांसवर्स करती है इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, जिस डायरेक्शन में मोशन जा रहा होता है, लेकिन ऐसे अप एंड डाउन होकर जाती है, सीधी सीधी नहीं जाती, ठीक है ना, एक साइनसॉइडल वेव की तरह होती है, ठीक है ना। तो वेव नेचर का मतलब ये है, कि जो पूरा का पूरा, मतलब जैसे आपने यहाँ से कोई चीज़ छोड़ी तो वो पूरा का पूरा हर डायरेक्शन में फ्लो होगा। वेव नेचर क्या करता है कि ये जो पार्टिकल है हर डायरेक्शन में फ्लो होगा, और बराबर बराबर इसके अमाउंट में हर डायरेक्शन में फ्लो होगा ये, ठीक है ना, ये कहता है वेव नेचर, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल जब आपने पानी में पत्थर डाला था तो बराबर पानी पहले यहाँ पर उठा, फिर बराबर पानी इस पोजीशन पे उठा, ऐसे ऊपर नीचे ही तो हो रहा था, पानी ऊपर नीचे हो रहा था ना, ये देखो ये 3D व्यू बना रहा हूँ मैं, ऐसे ऊपर नीचे हो रहा था, ठीक है ना। तो जो आपको ऊपर नीचे होता पानी दिख रहा था वो बराबर अमाउंट में हर दूरी पे दिख रहा था, रेडियस बराबर ही बढ़ रहा था, तो इसको कहते हैं बेटा वेव नेचर। दिस इज नोन एज वेव नेचर। समझ में आया बेटा वेव नेचर क्या होता है, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल आपका यहाँ पर हम किसकी बात करें, लाइट की बात करते हैं। तो लाइट कैसी होती है बेटा, लाइट आपने 9th क्लास में पढ़ा, ठीक है ना, या 10th क्लास में आपने सॉरी पढ़ा, क्या कहता है, लाइट फॉलो अ रेक्टिलिनियर मोशन, वो स्ट्रेट लाइन फॉलो करती है। इसका मतलब कि आप यहाँ होल्ड करो, ठीक है ना, फिर आप इसके बाद यहाँ होल्ड करो, तो लाइट यहाँ से पास होती हुई सीधे आपको यहाँ पर लाइट मिलेगी, आपने यहाँ से लाइट मारी। लेकिन एक्चुअली में हुआ क्या, लाइट तो इतनी आई थी, यहाँ पर से उसको यहाँ पर जाके पास होने को मिली, तो यहाँ से पास हुई, फिर इसके बाद क्या, इसके बाद यहाँ से फिर इस पॉइंट की वजह से फिर अलग वेव फ्रंट बना अलग, ठीक है ना। तो ये आप ऑप्टिक्स में पढ़ोगे वेव फ्रंट के बारे में, ठीक है ना, अगर आपको पढ़ने को वो भी नेक्स्ट ईयर में मिलेगा, अभी नहीं मिलेगा। तो ये आप समझ लो कि वेव नेचर क्या होता है, इसका मतलब कि इस वेव नेचर का मतलब क्या होता है कि एक साथ फ्लो होता है, ठीक है ना, ये एक साथ फ्लो होता है, ठीक है ना। और पार्टिकल नेचर कैसा होता है, बेटा, तो दूसरा नेचर क्या है, पार्टिकल नेचर। तो हमने जो पहले पढ़ा था कि ये फ्लो इन अ स्ट्रेट लाइन, वो क्या होता है, पार्टिकल कैसे मूव करता है, सीधा सीधा मूव करता है, कहीं भी जाएगा ऐसे सीधा सीधा मूव करेगा, ऐसा वो कोई क्या कहते हैं डिफ्लेक्ट होकर हर जगह नहीं जाता है, ठीक है ना। तो अब क्या करा है, इन दोनों नेचर का इंट्रैक्शन देखा हम लोगों ने, किस में देखा इंट्रैक्शन, ठीक है ना। स्ट्रक्चर ऑफ एटम और मॉलिक्यूल्स के जब हमने इसके बारे में बात करी तो इनका बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन देखा कि हाँ ये बहुत ज़्यादा इसमें इंटरफेयर कर रही हैं। देखो क्यों, उन्होंने बोला कि जब ये एसलेट करेगा तो रेडिएशंस निकलेगी, ठीक है ना, और क्योंकि ये पार्टिकल है तो ये पार्टिकल नेचर फॉलो कर रहे हैं कि ये एक लाइन में चलते हैं, ठीक है ना, ये वेव की तरह नहीं चलते हैं। तो इस बारे में बहुत कन्फ्यूजन आई,
ठीक है ना। और नील बोर ने इन्हीं चीज़ों को यूज़ करके इसे रदरफोर्ड को उसने गलत प्रूफ किया, ठीक है ना। उन्होंने अपोज किया कि नहीं, जो आपने निकाला है वो गलत है, ठीक है ना। तो दो डेवलपमेंट निकली जो कि मेजर रोल प्ले कर रही थी बोर मॉडल ऑफ एटम बनाने में, ठीक है ना, दो। तो हम उसके बारे में पढ़ लेते हैं बस। जो दो बातें, पहली बात क्या है, ड्यूअल करेक्टर, ठीक है ना, पहली बात है डुअल करेक्टर। और दूसरी बात क्या है, ठीक है ना, दूसरी है रिजल्ट्स ऑफ स्पेक्ट्रा, ड्यूअल करेक्टर ऑफ ईएम वेव्स, ठीक है ना, ड्यूअल करेक्टर ऑफ ईएम वेव, ठीक है ना। इसका मतलब ये होता है कि रेडिएशंस के पास दोनों करेक्टर होते हैं, वेव का भी होता है और पार्टिकल का भी होता है, ठीक है ना, दोनों तरह के नेचर होते हैं, ठीक है ना। इन दोनों के बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे इसके आगे, ठीक है ना। अब की क्लास, इसके बाद की क्लास बेटा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। इस क्लास को बहुत ढंग से पढ़ना, क्योंकि ये सब चीज़ें नई आ रही है, एकदम से आपको लग रहा होगा एकदम से नया नया आ गया है। तो इन सब बातों को याद रखेंगे जो मैं पढ़ा रहा हूँ, और इसको समझेंगे, ये एकदम नया है, ठीक है ना। यहाँ से पता चलेगा आपको कि 11th क्लास के असली शुरू क्या हो रही है, ठीक है ना। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट बात है, तो इसको समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना बेटा। थैंक यू।